एक मिनट। हाँ जी। जितने भी पॉसिबल जोड़े हो सकते हैं सब लगा कर दें। तो एक तो ये हुआ कि हम कैसे किसी भी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज था वो था कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। तो इस बात को पहले समझ लीजिए। एक तो वर्क डन निकालने के लिए मेरे पास जो फंडामेंटल तरीका है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो लगाकर आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते। फोर्स अगर वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज करो, कांस्टेंट है तो सीधा एफ डॉट एस लगाकर यूज करो। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा जिससे कि आपको कैलकुलेट करके पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास एक रेडीमेड रिलेशन है जिसको यूज करके आप वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स का या एक्सटर्नल फोर्स का निकाल सकते। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी आप पॉइंट नोट कर लो। पहला कि अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालनी है फ्रॉम ए टू बी, मतलब कोई पोजीशन ए है और वो शिफ्ट होकर बी तक जा रहा है, ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फ्रॉम ए टू। अगर एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन निकालनी है तो आप क्या कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन निकाल लीजिए और उसमें माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन, या नहीं तो आप इसका ऑर्डर उलट सकते। ऑर्डर का मतलब हुआ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बी टू ए, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ए टू बी, ये बराबर होगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बी टू ए। मतलब ऑर्डर उलट दिया, ए से बी नहीं बी से, या नहीं तो ए से बी तक का ही ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन निकालकर माइनस कर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालें। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ए से बी अगर निकालनी है तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये हम कहां से लिए हैं, ये आपका जो डेरिवेशन आया था यहाँ पे, ये नंबर दूसरा वाला, पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू। तो ये रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें दो बातें होती हैं, इसमें दो बातें होती हैं। एक, इफ सिस्टम शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जैसे कि दो तीन मासेस है और वो सभी पूरा का पूरा एज ए सिस्टम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू बी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जब वो ए पर है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब वो बी पर है। या कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही मास एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे। इफ ओनली वन मास, मान लेते हैं वो है एम नॉट, शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी,
अगर सिर्फ एक ही मास ए से बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तब फिर उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम नॉट जब वो ए पर है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम नॉट जब वो बी पर हो। तो ये हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिस्टम का या किसी एक मास का लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर बताया था, उसको आप यूज करेंगे तो आपका वर्क डन कैलकुलेट। जैसे कि इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझो। इसे कहता है 3 particle masses, each of m placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Find what work has to be done to move the masses at the corners of equilateral triangle of side 2A. Of side 2 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पर पहले भी था, बाद में भी है। पहले में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए थी, बाद में उसका साइड हो गया 2। तो आप बताओ फटाफट कि इसका आंसर हम कैसे। कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया उसको आप दिमाग में रखो। 3 हो गया एनर्जी क्या है और उसको यूज करो। 3m² बाय 3m² क्या है सर 3gm² बाई 2 है। हाँ 3gm² माइनस में या प्लस में आइनश? सर प्लस में निकाल। और ये सर प्लस में बताओ। हाँ प्लस में। यस सर प्लस में बताओ आंसर इसका। ये तो बहुत इजी है। प्लस में आएगा ए पर एनर्जी माइनस बी पर। तो पहला केस में ये 3 पार्टिकल मासेस, समझ गए। साइड इसका ए है और इसको हमें शिफ्ट कराना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 2। मास एम ही रहेगा, वही मासेस को हमें मूव करना। तो आप बताओ कि यहाँ पे एक मास, सिंगल मास मूव कर रहा है या पूरा सिस्टम मूव कर रहा है? पूरा सिस्टम। बताओ।
सर पूरा सिस्टम कर रहा है। पूरा सिस्टम कर रहा है। दूसरी बात ये बताओ कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा निकालेंगे या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा निकालेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यार, माइनस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, क्योंकि अट्रैक्शन है ना। वेदांग आप ही से पूछा है ना सर ग्रेविटेशनल फोर्स के नहीं, गलत। अगर आप ये जज करने में गलती करेंगे ना तो फिर आपका आंसर जो है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि अट्रैक्शन है, को भी निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सवाल को पढ़ के ये बात को जज करो कि हमें किसके द्वारा वर्क डन निकालने के लिए पूछा जाए। व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कितना काम करना पड़ेगा ताकि हम इन मासेस को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ला सके। अब बताओ वेदांग कि हमें किसके द्वारा वर्क डन निकालना? एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन, है ना? तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। बात कर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मान लिया जाए ये शुरुआत की इनिशियल स्थिति है और ये फाइनल है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन निकालनी है इनिशियल टू फाइनल। दिमाग में डेफिनेशन हमेशा रखना, ये बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और इसको हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑर्डर उलट देंगे, फाइनल टू इनिशियल। अब आपका फाइनल ये स्थिति है, तो इसके वर्क डन क्या हो जाए, इसके पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब वो फाइनल पर है माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब वो इनिशियल। आप यही काम जितना फास्ट करना चाहो करो, लेकिन करना है सही। तो फाइनल की स्थिति में देख रहे हैं ना कि 3 मास का जोड़ा लग रहा है सिस्टम का, चूंकि हमको निकालना था, तो 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 इंटू माइनस जी एम इंटू एम, तो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। ये हुआ फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल में भी 3 गो इसका जोड़ा है, तो माइनस 3 इंटू माइनस जी एम स्क्वायर बाई 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मेरा आंसर। तो क्या लगता है, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस ही आ जाएंगे, प्लस 3g m² बाई 2 माइनस, देखो तो सही है। यस सर, सही है। प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, आधा है उसका, आधा बच गया। तो एक तो ये कि आपकी एक मास जो है, सॉरी एक सिस्टम जब एक जगह से दूसरी जगह से, कभी कभी अगर मान लो एक हम एग्जांपल ऐसा सजाते हैं, सपोज करो कि ये आपका एक रिंग है, या पार्टिकल सिस्टम ही ले लेते हैं। सपोज करो ये एक अच्छा, एक क्वेश्चन और कर, फाइंड द वर्क डन by gravitational field to put 3 masses या to put 4 masses each m at the corners of a square of side A। एक ही ये सवाल,
है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, लेकिन फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का है या ग्रेविटेशनल फोर्स का है, बात एक ही है, क्योंकि फील्ड ही फोर्स लगाता है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड टू पुट 3 नहीं 4 4 masses each m at the corners of a square of side। एक स्क्वायर के साइड जिसका ए है उसके कॉर्नर्स पे 4 इक्वल मास को रखने में कितना काम करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आ रहे हैं आज ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना काम करना। Sir, gm square by a into 4 plus root 2 प्लस में कि माइनस में आइनेश? plus में sir। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बात आप हमको एक बात बताओ। यस सर। 4 मास को हमें स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखना है। जैसे मान लो ये स्क्वायर, इसका साइड ए, इसके कॉर्नर्स पे हमें 4 मास रखना। लेकिन प्रश्न उठता है कि मास हम कहां से लाएं? ये चारों मास हम कहां से लाएं? कहीं से तो लाएंगे ना। वर्कडन कभी जब भी बात होगी वर्कडन की तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और साथ में फोर्स लगना चाहिए जिस फोर्स के वर्कडन पूछे जाए। तो हमें ये बताओ कि हम इसको कहां से लाएंगे? सर सेंटर से ले आते हैं। हम हमेशा वहां से लाते हैं जहां पर उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं। ठीक है, रेफरेंस से इनफिनिटी से नहीं, रेफरेंस से लाते हैं। और क्योंकि हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं -G(m1m2/r), जिसके लिए हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया हुआ है, तो हम उसको इन्फिनिटी से लें। समझ आया? हमेशा रेफरेंस से लाते हैं, इन्फिनिटी से नहीं। माइनस बी क्लियर? हमेशा कहां से लाते हैं? रेफरेंस से। अगर आपको कह दिया एग्जाम में या क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि भाई ये पॉइंट को रेफरेंस लिया जाए, तो बताइए कि यहां से हम एक मास को यहां प्लेस करेंगे तो क्या वर्क डन करना। जो रेफरेंस पोजीशन है हम उसी को स्टार्टिंग पॉइंट दिए। ओके सर। मेरे लिए रेफरेंस कौन सा है? मेरे लिए तो अभी जो फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं उसके लिए तो रेफरेंस इन्फिनिटी। हम 3 मास, ये चारों मास को रेफरेंस इन्फिनिटी से लाएंगे। मतलब आप इमेजिन करो ये चारों जो पार्टिकल मासेस हैं वो आपस में, एक तो वो इन्फिनिटी पर है और आपस में ये सब भी एक दूसरे से इन्फिनिटी, ताकि इसकी एनर्जी खुद ब खुद एसोसिएटेड ही ना हो। ये सभी आपस में इन्फिनिटी दूरी पे है। ये सभी आपस में इन्फिनिटी दूरी पर है। हर एक मास आपस में इन्फिनिटी दूरी पर है। एक बात। दूसरी बात, ये जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन से इन्फिनिटी दूरी, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इन्फिनिटी दूरी, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से तो हमको यहाँ पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, एक बात और बताओ कि यहाँ पे हम क्या मूव करा रहे हैं? सिस्टम मूव करा रहे हैं या सिंगल एक पार्टिकल मूव करा रहे हैं?
सिस्टम जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड। सिस्टम चला रहे हैं ना, 4 पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, तो सिस्टम चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे वर्क डन और एग्जाम में ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन निकालने। ये आपकी इनिशियल स्थिति हुई, ये आपकी इनिशियल टू एनर्जी को बराबर क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब वो इनिशियल पर है माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब, तो इनिशियल की तो टोटल एनर्जी 0 ही हो जानी है, क्योंकि आपस में ये सबका अगर आप जोड़ा लगाएंगे सबका तो इन्फिनिटी दूरी है तो 0 हो जाएगा। ये 6 तो जोड़ा लगेंगे, 6 का एनर्जी 0। यहाँ पे आपस में 4 जोड़ा चारों कॉर्नर वाला का आपस में एनर्जी बराबर होंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ माइनस जी एम स्क्वायर बाई प्लस फिर 2 गुना हो जाएगा आपके कॉर्नर्स वाले डायगोनल वाले का 2 टाइम्स माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए बटा ए सॉरी ए रूट 2। दोनों के माइनस बाहर आएंगे तो बाहर के माइनस को प्लस कर देंगे। जी एम स्क्वायर बाई ए कॉमन कर लेते हैं, ये 4 प्लस ए बाई 1 बाई 2 2 बाई 2 रूट 2 हो जाएंगे कट कर थोड़ी था माइनस चेक करो सही है। यस सही। ए बाई रूट 2 थोड़ी होगा। चलो या अगर ऐसा बोलता है कि 4 पार्टिकल स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है, इसको यहां से हटाने में कितना काम कर, या एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। टेक्निकल भाषा को समझिए, आप सब सीखे हुए हैं लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आप हो सकता है फंस जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड या what work has to be done to remove the mass particles each m kept initially at the corners of an equilateral triangle of side A। बताइए, रिमूव करना इनिशियली वो यहाँ है, 3 मास पार्टिकल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, तीनों का मास सेम है, और इस तीनों पार्टिकल को यहां से रिमूव करना, हटा देना, भगा देना। ठीक है, भगा देना है, लेकिन भगा के कहां ले जाना है? इन्फिनिटी पे, -0 इन्फिनिटी पे। वेदांग, भगा के कहां ले जाना है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर। हटाना मतलब, भगा देना मतलब इन्फिनिटी पे ले जाना। तो आप ये तीनों पार्टिकल को इन्फिनिटी पे पहुंचा दीजिए। आप जैसे भी आपस में बीच की दूरी को इन्फिनिटी कर दीजिए। अच्छा, ये बात तो हो गया कि कहां से कहां ले जाए। दूसरी बात ये बताओ कि हमें यहाँ पे किस फोर्स के वर्क डन निकालने हैं? एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन निकालने हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के कितना काम करना पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे, इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन ला जाए। तो उसके लिए हम वर्क डन बाई निकालेंगे व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल। हमने माइनस नहीं लिया, ऑर्डर को उलट। फाइनल की तो वर्क डन 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल, यही मेरा फॉर्मूला है। फाइनल की तो एनर्जी 0 हो जानी है और इनिशियल की 3 टाइम्स ऑफ माइनस gm² बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 3gm²। तीनों को उड़ा दिया, उड़ाया ही तो, एकदम उड़ा दिया तो फिर कभी कभी बोलेगा कि 3 पार्टिकल स्क्वायर ये ट्रायंगल के कॉर्नर पे है, बस एगो को उड़ाना है ना, सिर्फ एक ही को उड़ाना है, तीनों को नहीं रिमूव करने, एक ही को रिमूव करना। ये दो जोड़ा लगाएगा 2gm, तो फिर उस केस में क्या आंसर बनेगा? 2gm² भाई, ये बोल दो, दो जगह नहीं लगाएगा, इसके कारण मान ली इसको उड़ाएंगे तो इसके कारण तो एनर्जी बढ़ रहा है। माइनस खटाखट बात करो, तो gm by a square, gm² by a, 2gm नहीं 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 नहीं, बेदाम थोड़ा क्लियर हो जाओ। 2gm एक ही को उड़ाना है, उसके कारण तो एनर्जी ज्यादा नहीं बोलना, जैसे ये 3 पार्टिकल है, इसके कारण एक एनर्जी जोड़ा है यहाँ, एक एनर्जी यहाँ, साइड ए पर है इसके कारण दो और इसको एक ही को उड़ाना है, 2 ठो को रहने देना है। 2 ठो जो अपने मासेस हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे और एक ठो मास, मान लो ये वाला मास है, इसको तुम पहुंचा दो इन, टेक्निकली काम कर लो। ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल। तो क्या एक मास रिमूव हो गया? बताओ। yes sir, एक मास रिमूव हुआ ना इस केस में? ये सर हो गया, एनर्जी जोड़ा हो गया। तो फिर अब आप वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? तो फाइनल में तो ये दोनों का तो जोड़ा 0 हो जाएगा, लेकिन एक जोड़े में एनर्जी रह जाएगा जिसका मान होगा -gm²। ये हुआ फाइनल। माइनस इनिशियल में तो 3 जोड़ा लगेगा, तो -3 टाइम्स ऑफ -gm²। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 टाइम्स gm²। सही तो बोल रहे, प्लस हो जाए? ऐसे भी सही है। yes sir, बहुत सावधानी से प्रिंसिपल को पकड़ के आप अप्लाई कीजिए, गलती कभी नहीं। अब जैसे मान लो कि ये आपका, और जितने भी आप प्रॉब्लम अभी कर रहे हो ये सारे के सारे प्रॉब्लम चार्ज में भी मिल जाएंगे। ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज को रिमूव करना है, कितने वर्क डन करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रिंसिपल आप वहां पर भी। तो आइए हम एक सवाल और लेते हैं। जैसे कि मान लो 2 मासेस, ये मास अपनी जगह फिक्स्ड, ये भी मास अपनी जगह फिक्स्ड, इसको बांध के रखा हुआ है। और एक मास पार्टिकल है जो अभी एग्जैक्टली इसके मिडिल में है, और इसको हम यहां से मूव करा के यहां ले जा रहे, मतलब ए से इसको बी तक मूव करा। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे 2 मास पार्टिकल थे, और इस मास को जो ए पोजीशन पर था उसको हम यहां ले, इस प्रकार ले जा रहे हैं कि पहले ये दोनों मासेस जो फिक्स थे उनके बीच की दूरी ए थी, और जब ये वाला मास यहां पहुंच गया तो उसकी आपस में इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ जिसका साइड ए। यही चीजें भाषा में लिखी मिलेंगी आपको, मैंने उसको सिचुएशन में सजा के आपको दिया, काम करना हो सकता। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव
mass m from A to B, और ये एग्जैक्टली मिडिल में है, तो A/2 दूरी। तो बताइए क्या आंसर इसको बनेगा? ये भी है 2G 2GM स्क्वायर ये है माइनस नीचे So 6 GM by A square. नहीं गलत 3GM 6 आया, बताओ। 3 Yes sir. ओके प्रिंस, GM स्क्वायर बाई 3 है यहाँ पर कितना हो गया टोटल का GM स्क्वायर बाई ऊपर लगा, फिर 2 को ये हो जाएगा छोटा छोटा 2GM स्क्वायर A/2 माइनस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में ना माइनस एक्सटर्नल फोर्स को बराबर लगेगा और बीच में फिर माइनस होगा। माइनस Sir, 2m square by A आया। कितना? 2GM 2GM स्क्वायर बाई A। अच्छा, यहाँ ये बताओ, एक्सटर्नल फोर्स के वर्कडन तो एकदम स्पष्ट जो हमें निकालना। और वेदांत बताओ तो यहाँ एक मास का वर्कडन निकालनी मूवमेंट की पूरे सिस्टम सर एक मास की, तो हम जिस मास को चलाएंगे बस उसी की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m एट A। हम ऑर्डर लेट दिए हैं यहाँ। एक्सटर्नल फोर्स में A से B करना था तो हम B माइनस, इसके पहले मैंने सारा एग्जाम्पल किया। तो जब वो A पर है तो M का एनर्जी 2 जोड़े का बनेगा, दोनों जोड़ा इक्वल होगा, हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस GM स्क्वायर बाई A/2, जिससे जा रहा है इसको निकालना है, तो इसका कारण ये बात बना क्योंकि इसकी दूरी जो है A/2। हम ये दोनों भी फिर जब वो यहाँ पहुंच गया, जब वो यहाँ पहुंच गया B पर, तो इसकी एक जोड़ी ये लगेंगी, एक जोड़ी, फिर दोनों का बराबरी होगा, 2 टाइम्स माइनस GM स्क्वायर बाई हो गया। 2 दूनी 4 माइनस 4 GM स्क्वायर बाई A, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 GM स्क्वायर बाई। तो आंसर मेरा आ रहा है माइनस 2 GM स्क्वायर बाई NS। कैसे गलती हुआ? सर वो मैं उल्टा करके लिख दिया था, इसीलिए प्लस आ गया मेरा। हाँ, और ये गलतियां होती हैं, और आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन प्लस में भी रहेगा, एक ऑप्शन माइनस में रहेगा, खासकर जेई मेंस एग्जाम में। बी में तो एनर्जी होगा वो नहीं बी है ना, तो बहुत सावधानी से एक्सटर्नल फोर्स के वर्कडन निकालने हैं कि ग्रेविटेशनल के लिए। अगर ग्रेविटेशनल का वर्कडन निकालना होता तो आइनस आपका आंसर सही हो जाता। तो एक इस पर डिपेंड करता है कि हमें वर्कडन किस फोर्स के द्वारा चाहिए, एक्सटर्नल का चाहिए कि ग्रेविटेशन का, और फिर कहां से कहां तक जाए। तो आपके पास ये सारी तो एग्जांपल्स हैं, ये तो आप कैसे करने हैं ये तो आप सीख ही लिए, लेकिन सबसे जो पावरफुल चीज है वो यहाँ है, जो आपको इस बात कुछ होता है डाउट है सर एक तरह से, और कोई भी सिचुएशन हम कर सकते, कोई भी सिचुएशन हम कर सकते। यहाँ तो हमने सिर्फ पार्टिकल मूवमेंट कराया। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक रिंग,
सर एक रिंग का मास कैपिटल। हाँ पिछला इसमें सर बी पोटेंशियल एनर्जी बी का लिखे हैं, ये का होगा सर? उल्टा लिखा गया सर, एक जगह बी का पोटेंशियल, बी का एनर्जी सर उल्टा लिखा गया। ये सर +2 GM। ओके बी का तो यहाँ ए हो गया, बी का ए हो गया और यहाँ ए का A/2 हो गया। आईएनएस जो है जल्दी से हार मान गए, आईएनएस को लड़ना चाहिए था हमसे, है ना आईएनएस? हाँ उसको हमसे लड़ना चाहिए था। एनीवे यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 4/8, ये प्लस में है, इसका प्लस में है। और वेदांत आपका 6 कैसे आया? देख ही रहे होगे कि तुम माइनस प्लस को ज्यादा ध्यान नहीं दिए। हाँ वो थोड़ा कैलकुलेशन में लगे। अब जैसे कि हम आपको बोल रहे थे अभी तो पार्टिकल का सिर्फ हम कॉम्बिनेशन सीखे हैं, आप इसको किसी भी के साथ यूज कर सकते। जैसे एक रिंग है, मान लो इस रिंग के सेंटर पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है और यहाँ से इसको आर रिंग के रेडियस के बराबर दूरी पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब सेंटर से लेके ए तक ले जाने में कितना। रिंग का भी मास, रिंग का भी रेडियस है, रिंग फिक्स्ड। अब हो सकता है दोनों मूव करे, रिंग भी मूव करे, मास भी मूव करे, वो मायने नहीं रखता। मूव करेगा तो शुरुआत की स्थिति कहाँ थी, बाद की स्थिति क्या हुई। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव m फ्रॉम O to A। बता दो फटाफट। कैलकुलेट करो वेदांत। यस हाँ एकदम घुस जाओ आखिर जवाब देने में। GM/R स्क्वायर। तो पहले ये बताओ कि हमें किसके द्वारा वर्क डन निकालनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बाबू, ग्रेविटेशनल। यस हाँ प्रॉब्लम में थोड़ा सा पढ़ोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसके द्वारा वर्क डन। ओके, और सिंगल मास की निकालनी है या सिस्टम की निकालनी? सिंगल मास। ओ से लेकर ए। फॉर्मूला क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी है ना, ऑफ m एट O माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m एट A। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है वर्क डन, तो हम सेम ऑर्डर लेंगे, O से A के लिए O से A तक, O माइनस, और एक्सटर्नल होता तो यही उलट देते। सिंपल है। अब जब वो O पर है, O पर के लिए एनर्जी क्या होगा? -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R, क्योंकि रिंग के मास से इसकी दूरी आ रही है, सब जगह आ रही है, सब जगह आ रही है। और जब वो A पर आ गया तो इसकी दूरी हो जाएंगी सब जगह से R रूट, है ना, ये दूरी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -G mm बाई R रूट। ये माइनस माइनस प्लस होगी, G कैपिटल M स्मॉल m बाई R कॉमन ले लो,
प्लस वाला पहले लिख लो 1/√2 माइनस, जैसे ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आप जवाब दे सकते हो -GMM/R 1 - 1/√2। दोनों में से कोई भी आप आंसर कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से देखिए और समझिए। दो पार्टिकल मास, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, एक पार्टिकल का मास 2 टाइम्स ऑफ m। ध्यान से सुनिएगा सवाल। इनिशियली ये दोनों के बीच की दूरी है a, दोनों के बीच की दूरी इनिशियली a, और इन दोनों को रिलीज करते हैं रेस्ट। 2 पार्टिकल्स m and 2m released from rest. 2m and 2m placed at a distance a, released from rest. Find their speeds when they are far apart. इन दोनों की स्पीड बताइए जब ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो। क्वेश्चन समझ में आया? एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ में। जब ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो जाए तो आप इनकी स्पीड्स बताइए। और सावधानी से एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कम होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है। चलो अब देखो यहाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम सब कोई स्क्रीन को देखो। पहले ये बताओ कि ये दोनों मास को जब हम रिलीज करेंगे रेस्ट से तो क्या होगा? सर फोर्स लगेगा सर एक दूसरे को। सॉरी हमने यहाँ पे उल्टा दे दिया। अट्रैक्ट करेगा ना, चार्ज को दिमाग में रख के दे दिया है। 1 मिनट है। Find their speeds when they are at a distance a/2। अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा तो आपस में दूसरे को छोड़ देंगे तो नजदीक आएगा एक दूसरे से ना। एक बार इतना आएगा, दूगला हम सिचुएशन को थोड़ा ये लंबा लेते हैं। ध्यान से देखो, आयनस अट्रैक्ट करेगा ना दोनों। यस सर। ये मास आपका m है, ये मास, दूरी इनका a है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या दोनों पर फोर्स इक्वल लगेंगे अलग अलग लगेंगे? इक्वल लगेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल लगेंगे। दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल होंगे अलग अलग? अलग अलग अलग। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। मास में यहाँ 2m।
एक्सेलरेशन बदल गया, फोर्स हालांकि सेम रहे लेकिन एक्सेलरेशन। अब ये जब दोनों एक दूसरे के करीब और करीब और करीब आता जाएगा तो इसकी स्पीड्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ता जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। और जब ये a/2 सिचुएशन में आएगा मास का वेलोसिटी हो जाएगा ना, तो इसकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ के हो जाएंगी और इसकी भी स्पीड अच्छी खासी बढ़ के हो जाएगी। अब बताइए क्या दोनों की स्पीड सेम होंगी या अलग अलग? स्पीड अलग अलग होगा, बताओ। बड़ा मास का कम होगा और छोटा मास का सर अलग अलग होगा। अलग अलग होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग, अलग अलग है तो फाइनल में 80 हो जाएगा, है कि नहीं? स्पीड अलग अलग होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अलग। से टाइम के साथ बढ़ते जाएगा एक्सेलरेशन का। अच्छा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? एम का सर 2m वाले की। एम का स्मॉल एम का जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि सेम टाइम में होगा ना। तो एम की स्पीड ज्यादा होगी, हल्की मास की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो इससे डबल है। इसका एक्सेलरेशन है ना 2m का एक्सेलरेशन हाफ है, दिख रहा है। अगर हम इसको a बोले तो इसका एक्सेलरेशन a/2। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम। ये बात तो सब चलो समझ में आए। अब ये बताओ क्या हम इसको काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? मतलब v बराबर u प्लस ATS बराबर UT प्लस आप नहीं, टाइम नहीं दिया। एक बात ये बताओ। दूसरी बात ये बताओ कि जो मूवमेंट हुआ इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में क्या थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है। वेरिएबल है क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस चेंज होता है। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल। बस के लगा रहा है फोर्स तो बड़ा, तो काइनेमेटिक्स नहीं लगा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि हम ये दोनों स्पीड को कैसे निकालें? तो आइनस आप हमें बताओ चेंज इन एनर्जी काइनेटिक कि ये आपकी इनिशियल स्थिति, दिस इज द इनिशियल कंडीशन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आ जाते ओकरा में दोनों मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल एनर्जी। और इसमें हमें कितने अननोन है? ये भी तो है माइनस एनर्जी बचा वही दो अननोन है, मैकेनिकल एक V1 है और एक V2। तो हमें फिजिक्स के दो प्रिंसिपल यूज करने पड़े। तो हम यहाँ पे दो प्रिंसिपल में कौन कौन से प्रिंसिपल चुनाव करते हैं वो सबसे पहले हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट बताओ क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल से फाइनल में लगा सकते हैं? यस सर, लगा सकते। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया, अपने आप यहां तक आया। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो हम ठेलते हैं, जो हम खींचते हैं, ऐसा तो कोई फोर्स नहीं। जो भी फोर्स लगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और वो सब इंटरनल फोर्सेस। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? शुरुआत में तो दोनों रेस्ट में था, जीरो। इसका भी जीरो। फाइनल मोमेंटम में m इंटू V1 प्लस 2m इंटू माइनस V2। m इंटू V1 हो गया। माइनस क्यों लिए? क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। अच्छा, m वेक्टर को सजा के दिमाग में रखते हैं, वेक्टर की तरह ही मोमेंटम को सजाते हैं। तो हो जाएगा m V1। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया कि जो V1 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ V2।
हाँ सॉरी 2 टाइम्स ऑफ जो कि स्पीड हमको आना ही चाहिए, v1 का स्पीड ज्यादा आना चाहिए। और दूसरा लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए शर्त क्या है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0 होने चाहिए और वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन वगैरह के वर्क डन भी 0 होने चाहिए। जब ये दोनों 0 होंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत बढ़िया सिखाए थे। ठीक, अब जाइए इनिशियल के पास, जो ये इनिशियल है और यहाँ का मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल में वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे -G(m1m2/r) और काइनेटिक वही लिखेंगे 12 m। तो इनिशियल में क्योंकि रेस्ट में है, 2m भी रेस्ट में है, और पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gm × 2m / a। ये हुआ इनिशियल। फाइनल यहाँ है। इसका काइनेटिक पहले लिखो 12m v1², फिर प्लस 12 2m × v2², फिर लिखो प्लस पोटेंशियल एनर्जी -Gm × 2m / a/. ये आपका हुआ फाइनल मैकेनिकल। ये आपके सामने 2 रिलेशन। क्या आप इन 2 रिलेशन को यूज करके v1 v2 कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। बस आप यहां से v1 v2 कैलकुलेट कर सकते। वेदांत क्लियर है? यस सर। तो आप यहां से यूजिंग फ्रॉम 1 and 2 फाइंड v1 and v, ये अपना कैलकुलेट कर लेना। इसके फिजिक्स क्या है वो आपसे। अब आपको सिचुएशन मैंने 2 पार्टिकल के लिए सिखाया, इसको आपके साथ और भी कई कनेक्शन से पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से बहुत परेशानी होगी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, इंटीग्रेशन से ही ना आया है। यस सर। है ना, तो यहीं पर पहुंचेंगे फाइनल। मजा आया? यस सर। इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन से ही ये वाली जो रिजल्ट आई थी फाइनल में जो एनर्जी बचे वो परेशानी वाला बराबर करके निकाल सकते हैं। कर सकते, बिल्कुल। अब मैं बोल रहा था कि और भी कनेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते, जैसे कि आपको कहता है कि ये रिंग फिक्स्ड है, रिंग को मैंने फिक्स कर दिया। रिंग का मास कैपिटल M है, रिंग का रेडियस R। रिंग के एक्सियल लाइन से सेंटर से उस दूरी पर, सपोज करो R ही दूरी पे, या R/√2 कहां पर मैक्सिमम होता है? R/√2 पर है। कहां पे फोर्स मैक्सिमम होता है? R/√2 पे। यस सर। R/√2 पर एक मास रख, R/√2 दूरी पे, सेंटर से R/√2 दूरी पर एक पार्टिकल मास रख, और इस पार्टिकल मास को रिलीज किया जा रहा है। इफ पार्टिकल मास M is released from rest,
find its speed when it reaches at center. जब वो सेंटर पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड क्या? जब ये सेंटर पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या? दिस इज द सिचुएशन. भैया सेंटर पे तो 0 था. नहीं बोला, ये थीम बताया था ना. आपको पता है रिंग यहाँ पर बैठे बैठे अपने मास के कारण इसको अट्रैक्ट करेगा. वहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा ये सेंटर. ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. हालांकि रिंग भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि रिंग फिक्स्ड है तो इसमें मूवमेंट नहीं, सिर्फ मूवमेंट इसमें हो. और यहाँ पर उसकी स्पीड 0 है. ये फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा, जिससे इसकी स्पीड बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और कभी ये सेंटर पर जब पहुंचेगा तो अच्छी खासी इसकी स्पीड. यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी ये आपको, और याद रहे यहां पर उसकी स्पीड मैक्सिमम, क्योंकि जब यहां से वो इस पार पहुंचेगा तो फिर अट्रैक्शन घटेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड घटनी शुरू है. ऑसिलेशन करना. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम यहां से अगर छोड़ेंगे तो कहां पर वहां उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ये बताइए. मैक्सिमम स्पीड उसके सेंटर पर, तो सेंटर पर की स्पीड हम निकालेंगे. अब आप स्पीड कैसे निकालेंगे ये हमको आप बताइए. तो वेदांत क्या यूज करोगे स्पीड निकालने के लिए? बस हमने रिलीज करके, है ना, रेस्ट से छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट. कौन सी प्रिंसिपल लगाओगे? सर मोमेंटम कंजर्वेशन. मोमेंटम लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा. एनर्जी कंजर्वेशन. मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा ना बेटा. सर सिस्टम ले लेंगे सर दोनों को. ले लो, सिस्टम ले लो. सिस्टम में किसको लोगे बताओ? सर रिंग को और मास पार्टिकल को. मास को. यस सर. रिंग को मास पार्टिकल को ले लो. अब देखो क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है. लग रहा है ना. एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं. तो सर अगर मैं उसको फिक्स नहीं कर दूंगा तो फिर तो लग जाएगा. तो फिर रिंग मूव करेगा ना बेटा. हाँ ठीक है सर. अगर हम रिंग को फिक्स नहीं करेंगे तो रिंग ने मास को अट्रैक्ट किया तो मास भी रिंग को अट्रैक्ट करेगा. यस. तो दोनों मूव करेगा. यस. तो फिर रिंग की भी स्पीड निकालनी होगी और मास की भी निकालनी होगी. तो मामला वही वाला हो जाएगा ना. ये वाला हो जाएगा. लेकिन जब हमने इसको फिक्स कर दिया, किसको, रिंग को, तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको एक्सटर्नली फोर्स लगा करके इसको चलने से रोक दे. तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ये समझ. मोमेंटम विल नॉट कंजर्व. मोमेंटम विल नॉट कंजर्व. मोमेंटम किसका? मोमेंटम किसका? पार्टिकल मास. मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मास विल नॉट कंजर्व. और वैसे भी तुम थोड़ा सा आकलन करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा मोमेंटम कंजर्व यूं ही नहीं है. बोलो कैसे? इनिशियल में मोमेंटम कितना है बोलो बेटा? सर 0 है. अच्छा समझ गया. और सेंटर पर पहुंचेगा तो बताओ मोमेंटम 0 है क्या? नहीं सर. तुम 0 बोल. बढ़िया. तो मोमेंटम तो गया हवा खाने. अब बताओ क्या करोगे? स्पीड को निकालो सर. इंटीग्रेशन. नहीं, तो आपके पास दो हथियार है. देखो ना, ये एक हथियार है, एक ये हथियार है. ये सब हथियार है, चलाने के लिए सीखो.
जंग में जाने से पहले। तो एनर्जी लगा सकते हैं। यस सर। अब बोलोगे सर फिर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं तो एनर्जी कैसे लगाए, पूछो हमसे। तो आप बोलोगे तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। एक्सटर्नल फोर्स ऑफकोर्स लग रहा है, रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स ऑफकोर्स लग रहा है, लेकिन क्या रिंग में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं सर। तो वर्क डन तो जीरो हो गया ना एक्सटर्नल फोर्स। यस। और फ्रिक्शन वगैरह तो कोई लग नहीं रहे। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर है ना, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का और फाइनल का हम बराबर कर, बहुत थोड़ा सा माइन्यूटली चेक करो। चलो बताओ। तो पहला बताओ, मास पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल लिख रहे हैं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों लिखना है। तो हाफ एम जीरो स्क्वायर, रिंग में भी हाफ कैपिटल एम जीरो स्क्वायर, रिंग में तो मूवमेंट ऐसे भी नहीं। और एनर्जी ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोल दो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी कितनी हो जानी है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। कितना हो गया, आर स्क्वायर बाई, हाँ ठीक, आर इंटू √3/2, √3 √3/√2 सॉरी, √3 बाई √3, मतलब रूट के अंदर में रह गया 3/2 है ना। और √3 और √2 को हमने ऊपर भेज दिया, ये हुआ इनिशियल। चलो फाइनल बता दो, जब वो ओरिजिन पर ये सेंटर पे पहुंच गया वहां पर की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर। रिंग में तो ऐसे भी एनर्जी नहीं है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहा। और पोटेंशियल एनर्जी बोलो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, दूरी आर हो गया रिंग के साथ, बस। तो आपको यहां से भी मैक्स निकालना। तो एम स्मॉल एम देखो कैंसिल, लेफ्ट साइड में बचे आपके माइनस √2 जी कैपिटल एम बाई आर √2, राइट साइड से प्लस जी कैपिटल एम बाई आर आ गया, और इधर में बच गया भी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां से भी मैक्स के माना, भी मैक्स मतलब सेंटर पर भी स्पीड है। ठीक है, सवाल कैसे बनानी है वेदांत, क्लियर है? ये सर। अब बढ़ते हैं आगे। पढ़ लिए हूँ। पोटेंशियल पढ़े, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। Now let me discuss gravitational potential. कैपिटल भी से इसको हम दर्शा, मास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और चार्ज रहेगा तो वहां बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रिंसिपल। एक्चुअली में क्या है कि जब हम कहीं पर एक मास को रखते हैं, ये मास अपने चारों तरफ एक फील्ड बना, चारों तरफ एक फील्ड बना, उस फील्ड को दर्शाने के लिए
जो उन्होंने क्षेत्र तैयार किया अपने आसपास एक मास, उस फील्ड को दर्शाने के लिए हम दो क्वांटिटीज को यूज करते हैं। एक को हम एज ए वेक्टर के रूप में यूज करते हैं इसी फील्ड, और इसी फील्ड को दर्शाने के लिए हम एक स्केलर क्वांटिटी यूज करते हैं। मतलब एक ही फील्ड है, जो एक मास एक है तो वो फील्ड एक ही बनाए। जो फील्ड इसने तैयार किया है उस फील्ड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है वेक्टर फॉर्म में और दूसरा है स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और दूसरा जो स्केलर फॉर्म है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड को ही दर्शाने के दो डिफरेंट तरीके हैं, एक स्केलर फॉर्म में और दूसरा है वेक्टर फॉर्म। जो वेक्टर फॉर्म है उससे हम मास के बीच फोर्स को डिजाइन करते हैं, फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं, और जो स्केलर फील्ड है उससे हम मास की एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एक मास दूसरे मास पर कितनी एनर्जी एसोसिएट कर रहा है उस एनर्जी को डिफाइन। तो आप कह सकते हैं कि मास इज प्लेस्ड इन ए स्पेस, व्हेन ए मास इज प्लेस्ड in a space, it creates a scalar field known as gravitational potential. Around it. बिल्कुल चार्ज की तरह, चार्ज में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आएगा कि एक चार्ज अगर कहीं रखा है तो अपने आसपास फील्ड बनाता है। उस फील्ड को दर्शाने के लिए हम दो तरीका यूज करते हैं, एक वेक्टर फील्ड और एक स्केलर। वेक्टर फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और स्केलर फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मास में ग्रेविटेशन लग जाएगा, चार्ज में इलेक्ट्रिक, और सारी प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट सब है ना डिटो यही रहे। बस वहां पर थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है चार्ज में, क्योंकि वहां पे चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव। मास में स्कोप थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि मास नेगेटिव पॉजिटिव। तो बात करते हैं आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अराउंड इट। व्हेन एन अनदर मास, अगर कोई एक दूसरा मास say m naught lies within such field, जब एक दूसरा मास इस तरह के फील्ड में रहता है, then it associate gravitational potential energy। जैसे कि मान लो इस फील्ड, जो फील्ड इसने तैयार किया, जो अपने आसपास ये फील्ड तैयार किया, इस फील्ड के भीतर में अगर कोई एक मास है, मान लो m नॉट, तो ये जो m नॉट है वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करे। अगर ये m नॉट मास इस फील्ड के बाहर है तो एनर्जी एक्वायर नहीं। मास अगर इस फील्ड के रीजन में है तो एनर्जी एक्वायर। अब ये मास कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा, ये मास, और ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा वो डिपेंड करता है कि इस मास से फील्ड जो निकला वो यहां पर से निकलकर यहां कितना पहुंचा। That is called gravitational potential at। अगर मान लो वो मास P पोजीशन पे रखा है तो यहां से फील्ड निकल के कितनी ताकत का फील्ड यहां पर, that is called gravitational potential at, जहां पर m नॉट रखा हो।
और वहां पर m नॉट मास की वैल्यू क्या है। यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ताकत है इस मास को एनर्जी देगा, और वो एनर्जी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर जो मास रखा हुआ है m नॉट इंटू वहां पर जो फील्ड की ताकत पहुंची, जैसे कि लेट m नॉट इज द मास प्लेस्ड at P. Vp is the gravitational potential at P. So potential energy, gravitational, of course, gravitational potential energy m naught into VP. associated with m naught, जो m naught मास रखे हैं उसमें कितनी एनर्जी आएंगी, वो बराबर होगा m naught To VP. into gravitational potential at P. मतलब कि m naught into P। तो अब आपके सामने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के, एनर्जी निकालने के दो विधि हो। Potential. एक तो जो आपने अभी सीखा -g m1 m2 by r, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होगा कि वहां के मास को वहां के फील्ड के ताकत से, स्केलर फील्ड के ताकत से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वहां की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम लोग का अभी टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप यहां से बाहर करो, Vp बाहर करो, क्या हो जाएगा बताओ। हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ m नॉट डिवाइडेड बाई m नॉट को टेस्ट मास कहते हैं, m नॉट को टेस्ट मास। अगर आपको यहाँ पर P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की ताकत है भी कि नहीं, आप वहां एक मास रख दीजिए और चेक कीजिए कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आया नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी आया तो आप कहेंगे हाँ फील्ड है, और नहीं आया तो बोलेंगे फील्ड है। तो एक तो ये फॉर्मूला हुआ, लेकिन हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, टेस्ट मास को बहुत कम यूज करते हैं। क्या करते हैं कि अगर मान लो m नॉट की जगह हम 1 kg प्लेस, तो फिर क्या होगा, तो Vp बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 kg at। तो हम ज्यादातर इसी को यूज करते हैं कि किसी भी जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है अगर निकालनी है, आप क्या कीजिए, वहां 1 kg का मास रख दीजिए, और उस 1 kg मास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनी आप वो निकाल लीजिए। वही पोटेंशियल एनर्जी 1 kg में जो आया वो उस पॉइंट पर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी बात को तुम यूज कर लो तो कॉन्सेप्ट बन गया। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि हाउ टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, तो क्या स्टेप होंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले पुट 1 kg एट P पॉइंट पर 1 kg रख दो। फिर दूसरा, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 kg। This will give V
मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बस सोहेल ये हुआ तरीका है। दूसरा है कि आप जो भी रिजल्ट लाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, जिसको आप भीपी कहे हो, वो है क्या? वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ 1 kg। वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with 1 kg। और अब बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पर क्या था? अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, तो क्या बोलेंगे? एक केजी में Ines, can you define it? What is the gravitational potential energy at any point? The gravitation potential energy at any point, मतलब वर्क डन जो कि मास को इन्फिनिटी पॉइंट से लाने में यूज आता है फील्ड में, मतलब -g कैपिटल M स्मॉल m by r। इन्फिनिटी से नहीं होगा इनेस, देखो ध्यान से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए यूए लिखे, ये क्या है? इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू रेफरेंस। रेफरेंस मतलब इन्फिनिटी। किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि उस पॉइंट से रेफरेंस तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स को जो काम करना पड़ेगा। और ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजन ना रहे, हम यहीं पे जोड़ देते हैं। अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यूज करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह एक्सटर्नल फोर्स यूज करें, तो ऑर्डर उलट जाएगा। रेफरेंस टू एनिश अभी सीखे था? यस सर। ऑर्डर उलट जाएगा। अब आप इसको दो तरीके से बोल सकते, अब आप इसको दो तरीके से, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन का चुनाव करते हो तो ए से रेफरेंस तक ले जाना होगा, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का चुनाव करते हो तो रेफरेंस से ए तक लाना। रेफरेंस को तुम इंफिनिटी कहते हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स का चुनाव करते हो तो ए से इंफिनिटी ले जाना होगा, और एक्सटर्नल फोर्स का चुनाव करते हो तो इंफिनिटी से ए लाना पड़ेगा। अंतर है, कभी भी ए से इंफिनिटी, कभी भी इंफिनिटी से ए नहीं। डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स का चुनाव करके एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन निकाला है। देखो ध्यान, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन निकाला, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन निकाला, ये देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। तो हम हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के ही वर्क डन का है ना इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट आपने ये देखा। तो आइए जगह पे आते हैं, और अब आप इसको अपने भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। और ये सारी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, जिसको तुम यूज करो तो प्रॉब्लम सॉल्व करो।
अब बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P बतानी है। आप बोल सकते हो इट इज नथिंग बट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव 1 kg, 1 kg में एसोसिएटेड हो रहा है, फ्रॉम P टू रेफरेंस, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर रहे हैं इसलिए P से रेफरेंस, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to move 1 kg from reference to P से रेफरेंस कब लेंगे, रेफरेंस से P कब लेंगे, वो बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चलेगा। अगर हम इसको एनर्जी के द्वारा वर्क करेगा, मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन F डॉट ds, है ना वेदांत? ज्यादा दूर पर यस सर। ये पर इसकी बात हो रही है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव 1 kg। छोड़ देगा ना तो अपने आप अचानक ये बाई 2 हो जाएगा। फोर्स ग्रेविटेशन का लगानी है किस पर, 1 kg पर, और 1 kg पर जो फोर्स होता है उसको तो आई कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस में ज्यादा डॉट ds ज्यादा ना एनर्जी होगा, माइनस ज्यादा फ्रॉम P टू माइनस पोजीशन P से लेकर कम है। देखो जी m स्क्वायर बाई a, तो ये हो गया इसका वाला, यहाँ देखो माइनस जी m स्क्वायर, और अगर इसका वाला लेंगे, ये वाला दूसरा वाला का लेंगे, यानी कम एनर्जी, ज्यादा दूसरा वाला का क्या हो जाएगा, ज्यादा से कम जाता है, माइनस यानी p2 I डॉट ds ग्रेविटेशनल के द्वारा कहेगा ना तो रेफरेंस टू पॉइंट है वहां से रेफरेंस टू एनर्जी पोजीशन। ये और आप मैथमेटिक्स में पढ़े ही हो कि अगर आप लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करोगे तो साइन माइनस होगा। तो डेफिनेशन फिजिक्स के साथ भी वही है जो मैथ में। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हम इसको यूज, दोनों एक ही है तो हम इसको यूज। इसका मतलब हो गया एनर्जी p माइनस रेफरेंस एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल के द्वारा रहता है एनर्जी रहेगा रेफरेंस। अब एक इम्पोर्टेंट चीज सीखो, रिलेशन पहला स्थिति में ज्यादा between एनर्जी अपने आप जो है कम जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इन एनर्जी इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव में रहता है इसलिए ग्रेविटेशनल एनर्जी कहेगा, क्यों? मतलब कहने का जकड़ा हुआ रहता है कि एक मास में पॉजिटिव एनर्जी अपने चारों तरफ फील्ड बनाया, उस फील्ड को हमने दो तरीके से मेजर किया, एक स्केलर रूप में और एक वेक्टर रूप में, वो खींच के, क्योंकि हम दोनों को एक ही फील्ड को मेजर कर रहे हैं दोनों से, जुटा है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। परिवार में जो एनर्जी नेगेटिव है, जैसे तो वो रिलेशन क्या है फुल मून के दिन जो एनर्जी ये समझ लो, इसका टूट जाता है। और इस रिलेशन का यूज क्या होगा, तो इस रिलेशन का यूज होगा कि अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है तो उससे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, रिलेशन मालूम रहेगा, हम ये इससे ये निकाल सकते हैं, या अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम हुआ तो इससे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बड़ा सिंपल है। मेरे पास क्या है, मेरे पास है the negative derivative of potential energy with respect to position gives a conservative force. This is the relation we have. और आपको पता है कि अगर हम फोर्स में मास से भाग दे देते हैं, टेस्ट मास से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल जाता है, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट मास से भाग दे देते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है। अभी अभी आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट मास से भाग दोगे तो पोटेंशियल। नॉर्मल मास में पता है तो आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, ये बराबर है डिवाइडिंग वहाँ की से भाग देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का m नॉट अब बोथ ये साइड्स लिख रहा योर है टेस्ट मास। याद है फोर्स बाय मास इंटेंसिटी हो गया, और एनर्जी बाय मास, तो दिस इज द रिलेशन। माइनस dv बाई dt है दिस इज द रिलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस dv इक्वल टू आई डॉट dr, ये हो जाएगा क्योंकि ये सब वेक्टर है। इसको आप लिमिट दे सकते हो, पोजीशन ए से पोटेंशियल ए पर आएगा, पोजीशन बी पर पोटेंशियल बी आएगा। तो लेफ्ट साइड में भी ए माइनस भी बी, राइट साइड में आएगा आई डॉट डी आर, पोजीशन ए से लेकर पोजीशन। और ये है क्या? ये कुछ नहीं, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव 1 kg, क्योंकि 1 kg पर जो फोर्स लगता है उसी को आई कहते हैं, फ्रॉम ए टू ये बराबर है तो माइनस dv बाई dt बराबर हो गया माइनस dv बाई dt। ये है जिसको यूज करके तुम दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस। और अगर हम किसी भी पोजीशन को रेफरेंस ले लेंगे तो वहां पर की पोटेंशियल जीरो हो गया। तो हम अगर बी को रेफरेंस ले लेते हैं, वहां की पोटेंशियल जीरो हो गई। तो आई डॉट डी आर पोजीशन ए से लेकर रेफरेंस तक, that is nothing but is the work done by gravitational force to move 1 kg। याद रखना, यहाँ पर कोई दूसरा मास मूव नहीं करेगा, ये आई है, फ्रॉम ए टू रेफरेंस। अब रेफरेंस को तुम इंफिनिटी लेते हो, इंफिनिटी, और अगर रेफरेंस प्रॉब्लम में आपको कोई दिया हुआ है तो आप वही रेफरेंस को, हमेशा इंफिनिटी जरूरी। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो किसी एक पॉइंट पर की पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो आप देखो जो अभी आप यहां लिखे हैं, यही चीज मैंने इसके पहले भी यहां पर बताई, जो उसके डेफिनेशन बन रहे थे, उस डेफिनेशन सेम चीज आपको वहां पर भी दिखी। अब जैसे मान लो कि तुम्हें निकालनी है टू फाइंड आई इफ टू फाइंड आई व्हेन v इज गिवन। अगर आपको आई निकालना है और v दिया हुआ है, आई निकालना है और v दिया हुआ है, पंखा को जरूरत पड़ते चलाओगे क्या? तो मान लो इफ ही जो दिया हुआ है वो अगर कांस्टेंट, तो आई क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का रेफरेंस है जीरो। जीरो बोलने बोल हेनरी। वेदांत कहाँ चला गया? सो गया क्या? नहीं सर। जीरो होगा ना? यस सर। रिलेशन याद रखना है, आई विल बी इक्वल टू माइनस dv बाई डी। कोई एग्जांपल बताओ। इनसाइड ए hollow स्फीयर के अंदर जो Sphere। इंटेंसिटी जीरो होता है। hollow स्फीयर के अंदर में सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट था,
और अंदर के मास पर सब जगह फोर्स जीरो लगा, वो आई का मान। इंटेंसिटी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपने अभी पहला लाइन डिस्क्राइब किया आईनेस, ये जो पहला लाइन मैंने अभी डिस्क्राइब किया, इसका मतलब क्या है? सो मतलब इफ वी कांस्टेंट होगा तो जो आई है वो उस इसमें जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये तो लिखा ही है। और थोड़ा डीप जाओ, बिल्कुल इंजीनियर की तरह, आईटीएन की तरह। सर वी आर पे डिपेंड नहीं करेगा? ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं, और थोड़ा बात करो, ये दूसरे डायरेक्शन में तुम कांस्टेंट पोजीशन कहीं किसी भी पॉइंट तुम भी को कांस्टेंट बनाने के चक्कर में हम भी और आई का रिलेशन की बात। तो कोई नेट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नहीं होगा? नहीं, कुछ और बोलो। प्रिंस, तुम्हारे दिमाग में आ रहा, बोलो। हाँ, आई जीरो तो फोर्स जीरो ही होगा। नहीं, हम आपसे ये जानना, ये हम आपके दिमाग से निकलवाना चाह रहे थे कि भाई जब भी कांस्टेंट है तो आई जीरो है। आई जीरो मतलब फोर्स। तो अगर फोर्स कहीं लगना है तो आई को जिंदा होना होगा, और आई को जिंदा होने के लिए भी को वेरिएबल होना पड़ेगा। भी को वेरिएबल होना पड़ेगा, क्योंकि भी अगर कांस्टेंट है तो आई जीरो होगा ही होगा, और आई जीरो है तो फोर्स जीरो होगा ही। अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की बात हो रही है तो इसका मतलब कि वहां पर पोटेंशियल जरूर वेरिएबल होना चाहिए। हाइनेस, कुछ बातें समझ में? यस। तो अगर आपको आई जिंदा करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की बात उठानी है, तो वहां पर भी को वेरिएबल होना पड़ेगा, और जैसा भी वेरिएबल होगा अकॉर्डिंगली आई का मान उसी के अनुसार। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि अगर भी वेरिएबल है, और मान लो भी जो वेरिएबल है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चेंज कर रहा है, ये जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चेंज कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस आई भी वेरिएबल होगा। आई भी वेरिएबल होगा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि v जो है वो x के डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि v जो है y के डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा, v जो है z के डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा। यस। इसका मतलब ये हुआ कि जो I है वो x के डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा, लेकिन I जो है वो y के डायरेक्शन में जीरो होगा, और I जो है वो z के डायरेक्शन में जीरो। समझ में आ रहा है ना? ठीक। और I अगर x के डायरेक्शन में चेंज नहीं, I के x के डायरेक्शन में जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ होगा ना, तो वो हम निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे dv बाई dx। मतलब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आपको x के डायरेक्शन में I का वैल्यू निकल। मतलब आप कह सकते हो कि तब इस केस में जो फोर्स लगेगा वो I डायरेक्शन में लगेगा, x डायरेक्शन में लगेगा, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। अब जो इसको हम थोड़ा और एडवांस कर, मान लो कि कहीं पर जो v वेरी कर रहा है वो एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ वेदांत? z डायरेक्शन में फोर्स जीरो, कि I जो है x डायरेक्शन में जीरो नहीं, I जो है y डायरेक्शन में जीरो नहीं।
लेकिन आई जो है जेड डायरेक्शन में 0। अब आई एक्स डायरेक्शन में क्या, तो आई एक्स डायरेक्शन में होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस समय हम y को कांस्टेंट बना के रखेंगे। y डायरेक्शन में क्या, तो माइनस डी वी बाई डी। और जब हम ये करेंगे तो फिर उस केस में x को कांस्टेंट बना के रखेंगे, z में तो 0 ही है। तो i चूंकि एक वेक्टर है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या, y का वेक्टर फॉर्म होगा आई एक्स में i लगा देंगे, आई वाई में ये लगा। फिर उस केस में i का मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर आई एक्स स्क्वायर। है ना, सारे क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। अब 3 डायमेंशन तुम खुद से सजा सकते हो, चलो हम ही सजा देते हैं। अगर मान लो v एज ए फंक्शन ऑफ x भी है, y भी है, z भी है, तब बता। तो i जो है वो x डायरेक्शन में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा, किसी में भी 0 नहीं होगा। ये बातें आपको समझ में आ चुकी। x डायरेक्शन में क्या होगा, तो निकालने के लिए dv बाई dx करेंगे। और जब dv बाई dx करेंगे तो y और z दोनों को कांस्टेंट बनाए रखेंगे, क्योंकि हमें x डायरेक्शन की आई चाहिए। यहाँ हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x z को कांस्टेंट बनाए रखेंगे। यहाँ हम z डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे और x और y को कांस्टेंट बनाए रखेंगे। और फिर वेक्टर फॉर्म आप इसका इस तरह से लिख सकते हैं, आई एक्स में आई वाई में से आई जेड में। चीजों को अच्छे से पकड़ लो, कब फोर्स लगेगा, कब पोटेंशियल के साथ कब फोर्स लगेगा, किस दिशा में फोर्स लगेगा, किस दिशा में आई बनेगा, कितना बनेगा। तो इसी तरह हम लोग मैथमेटिक्स में एक तरीका है कि किसी खास के कांस्टेंट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बाकी सबको कांस्टेंट बनाए रख रहे हैं। इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और उसको लिखने का जो विधि है वो यहाँ दे रहे हैं। वैसे जो मैंने ये बताया आप बस इसी को फोकस करो, कॉन्सेप्चुअली यही है। वैसे मैथमेटिक्स के थोड़ा और भीतर घुसोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप यूज कर सकते हो। आई एक्स को लिख सकते हो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब ही हो गया कि सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है। माइनस को कॉमन यहाँ आई लगा देंगे, डेल वी बाई डेल वाई, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वी बाई डेल वही है। डेल वी बाई डेल वाई का मतलब ही हुआ कि सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करनी है। बाकी सारे अगर कोई वेरिएबल है तो उसको उस समय नजरअंदाज करके कांस्टेंट बनाए रखें। तो इस तरह हम अगर पोटेंशियल दिया है और आपको आई निकालना तो हम ये देख लेंगे कि जो पोटेंशियल दिया है भाई वो क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो फिर किसके साथ वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है तो किसके साथ वेरी कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसकी आई की मान तैयार। इसी का उल्टा टू फाइंड v if I is given, v निकालना है अगर I दिया है, v निकालना है अगर I दिया है। v मान लो किसी पॉइंट पर निकाल,
V एट P निकालनी है, टी है I दिया हुआ। तो हम क्या यूज करेंगे? माइनस तो VP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I डॉट डी है पोजीशन P से लेके रेफरेंस, जो भी रेफरेंस दिया है वो लेंगे। प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और रेफरेंस देने का दो तरीका होगा। एक तो बोलेगा कि लो भाई ये रेफरेंस है, दूसरा होगा कि ये पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो है। जहां जीरो बोल दिया मतलब वो पॉइंट रेफरेंस। और यहां पे आप अपने मन से dr की वैल्यू चूज कर लेना, dxi dyj dz के, ये ले लेना। एज द केस में, एज द केस में भी का मतलब हुआ कि जैसा आई दिया हुआ, अगर आई में ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में सिर्फ मान लो आई डायरेक्शन मतलब एक्स ही डायरेक्शन, तो सिर्फ आप dx आई लेना। तुम बोलोगे नहीं सर, आप बोले आप तीनों लेना, तो तीनों ले लोगे, डॉट करोगे तो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर करके v की वैल्यू, और किसी दो पॉइंट के बीच का अगर निकालना, vp माइनस vq निकालना है, तो I डॉट dr इंटीग्रेशन करेंगे पोजीशन P से लेकर पोजीशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट के बीच का हो गया, और ये किसी एक सिंगल पॉइंट। दोनों केस में dr की वैल्यू dxi dyj dz के आप ले सकते। ये एक सिंपल तरीका रहेगा जिससे कि आप पोटेंशियल की वैल्यू I के द्वारा निकाल सकते। तो I से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल से आप I निकाल सकते हो। दोनों के रास्ते देख ही रहे हो कैसे निकालने। और जब I निकल जाएगा तो आप फोर्स उससे निकाल सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू आई। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और फिर इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडिएशन, वो बचा है कि हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी